ओके जी स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल स्टॉक इश्यूज़ के ऊपर। इंटरनेशनल स्टॉक इशू क्या है कि ज़ाहिर है कंपनीज जब ग्रो करती हैं, एक्सपैंड करती हैं अपने काम को, तो दे वांट कि उनके स्टॉक्स अपने ही कंट्री के अलावा दूसरे मुल्कों में भी ट्रेड हों। जब आप इंटरनेशनल स्टॉक इशू पे जाएंगे तो डेफिनेटली आपको पता है कि स्टॉक्स की जो ट्रेडिंग है वो स्टॉक मार्केट्स में होती है। तो यू विल हैव टू गो थ्रू द रेगुलेशन एंड लिस्टिंग क्राइटेरिया ऑफ डिफरेंट अदर स्टॉक मार्केट्स आउटसाइड योर कंट्री। जैसे अगर आप यूएस में जाओगे तो फिर आप यूएस की जो स्टॉक मार्केट है, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, आपको उससे लिस्टिंग करवानी पड़ेगी, उन्हें क्राइटेरिया को मीट करना पड़ेगा। अब चूँकि ये किताब लिखी हुई है यूएस ऑथर ने, तो उसने बताया आपको यूएस के हवाले से कि अगर यूएस सिटीज़न के लिए इंटरनेशनल स्टॉक इशू किस तरह से होगा। अब एक कॉरपोरेशन है जो कि एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ कि नॉन यूएस है, जैसे कनाडा है, जापान है, समथिंग लाइक दैट। तो अगर वो अपने स्टॉक्स को यूएस में बेचना चाहेंगे तो क्या होगा? दे विल फर्स्ट मीट द लिस्टिंग क्राइटेरिया ऑफ द स्टॉक्स, और उसके बाद वो अपने उनके जो स्टॉक्स हैं ना वो यूएस से कुछ बैंक्स ख़रीदेंगे और उसके बदले में वो अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स इशू करेंगे। अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स, राइट। और अब अगर किसी यूएस सिटीज़न ने स्टॉक को ख़रीदना है तो वो उस रिसीट को लेकर अमेरिकन डिपॉजिटरी शेयर्स, बेसिकली शेयर्स तो यही है ना, स्टॉक्स तो यही हैं, इसे ख़रीदने के लिए वो दे विल हैव टू अप्रोच द बैंक्स, और बैंक्स के पास ये रिसीट्स होंगी जो इस बात का एविडेंस होंगे कि बैंक्स ने इस क्वांटिटी में या इतने नंबर ऑफ़ स्टॉक्स बाय कर लिए हुए हैं, राइट। अब आगे आती हूँ टुवर्ड्स प्रेफर्ड स्टॉक्स। अब प्रेफर्ड के नाम से आइडिया होता है कि प्रेफरेंस है। प्रेफरेंस किस बात की दी जाती है? देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रेफरेंसेस इन प्रेफर्ड स्टॉक्स। नंबर 1, जब भी डिविडेंड इशू होगा तो पहली प्रेफरेंस इनको दी जाएगी। देखो, प्रेफर्ड भी स्टॉक्स हैं, कॉमन भी स्टॉक्स हैं, लेकिन प्रेफर्ड स्टॉक को कॉमन स्टॉक के ऊपर प्रेफरेंस दी जा रही है। तो मैंने कहा नंबर 1, जब भी डिविडेंड दिया जाएगा तो फर्स्ट प्रेफरेंस इज़ ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स। और नंबर 2, जब भी कंपनी वाइंड अप होगी फॉर एनी रीज़न, डिज़ोल्व हो रही है, ख़त्म हो रही है, जब भी डिसोल्यूशन होती है तो आपको अपने इन्वेस्टर से कैपिटल वापस करना पड़ता है। तो जब कैपिटल की वापसी होगी इन टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, तो पहला राइट किनका होगा? प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स का होगा कि आप उनका कैपिटल वापस करें, और कॉमन स्टॉक होल्डर को आप बिल्कुल एंड में उनका कैपिटल रीइंबर्स करेंगे, राइट। अब प्रेफर्ड स्टॉक्स जो है ना वो दो तरह से हैं। एक है जी पार वैल्यू प्रेफर्ड स्टॉक और एक है नो पार वैल्यू प्रेफर्ड स्टॉक। पार वैल्यू का मतलब ये है कि ऐसे प्रेफर्ड स्टॉक्स हैं जिनकी पार वैल्यू असाइंड है, मैंशनड है, और डिविडेंड का रेट मेंशन होगा, लाइक 7%, 4%, राइट। अब नो पार वैल्यू प्रेफर्ड स्टॉक्स कौन से होंगे? जिसमें पार वैल्यू मेंशन नहीं है। तो जब पार वैल्यू मेंशन नहीं है तो फिर रेट कैसे निकालें? सवाल तो ये बनता है। और हम जानते हैं कि प्रेफर्ड स्टॉक में डिविडेंड का रेट मेंशन होता है। तो अगर ये नो पार वैल्यू प्रेफर्ड स्टॉक्स होंगे तो फिर रेट मेंशन नहीं होगा, यहाँ पर अमाउंट मेंशन होगी। मैं रिपीट कर देती हूँ, अगर पार वैल्यू प्रेफर्ड स्टॉक्स हैं तो उनकी पार वैल्यू असाइंड होगी और उसके साथ एक रेट परसेंटेज गिवन होगी। तो अगर आपने डिविडेंड निकालना है तो आप सिंपली उस परसेंटेज को मल्टीप्लाई कर दोगे जो भी उसकी पार वैल्यू होगी। अगर वो नो पार वैल्यू है तो पार वैल्यू तो मेंशन ही नहीं है, तो अगर पार वैल्यू मेंशन नहीं है तो हम परसेंटेज कैसे निकालेंगे? तो इसलिए डिविडेंड नो पार वैल्यू में डिविडेंड परसेंटेज की फॉर्म में नहीं होता, बल्कि आपको एक अमाउंट स्ट्रेट अवे अमाउंट बताई जाती है कि जी इतनी अमाउंट का डिविडेंड पे ऑफ किया जाएगा आफ्टर एक्सपायरी ऑफ सर्टेन टाइम पीरियड, राइट। अब आती हूँ बेसिक राइट्स ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स के ऊपर। इसमें बता दिया ना कि प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स के पास प्रेफरेंसेस हैं दो तरह की। अब साथ साथ लेट मी क्लैरिफाई वन मोर थिंग, प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स को ना, या प्रेफर्ड स्टॉक्स को हाइब्रिड सिक्योरिटीज़ या फिर क्यूसाई डेट भी कहते हैं। क्यूसाई डेट हाइब्रिड कहते हैं, दरमियान में आना। उसकी वजह क्या है कि प्रेफर्ड स्टॉक्स दरमियान में है। किसके दरमियान में? कॉमन स्टॉक के और डेट के, बॉन्ड्स के। इनमें कुछ सिमिलैरिटी बॉन्ड्स वाली हैं, कुछ सिमिलैरिटी स्टॉक्स कॉमन स्टॉक्स वाली हैं। कैसे? जैसे बॉन्ड्स में क्या होता है कि जी आपको फ़िक्स्ड परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, तो ऐसे ही फ़िक्स्ड परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट नहीं, डिविडेंड मिल रहा है प्रेफर्ड स्टॉक्स में,
यानी कि परसेंटेज का फिक्स होना सिमिलैरिटी क्रिएट कर रहा है बिटवीन बॉन्ड्स एंड प्रेफर्ड स्टॉक्स। और फिर नंबर 2 आती है, अगर मैं आऊँ कॉमन स्टॉक के ऊपर, तो कॉमन स्टॉक और इनमें क्या सिमिलैरिटी है। कॉमन स्टॉक होल्डर्स को हम देते हैं डिविडेंड, तो प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स को भी डिविडेंड मिलता है, यानी कि डिविडेंड का मिलना इनको रिजेम्बलेंस दे रहा है टुवर्ड्स कॉमन स्टॉक होल्डर, और फिक्स्ड परसेंटेज का होना रिजेंबल कर रहा है इनको बॉन्ड्स या डेट्स के साथ। ओके जी, अब आती हूँ टुवर्ड्स इट्स मेन 2 टाइप्स जो बहुत ज़्यादा डिस्कस होती हैं और अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन भी आ जाया करता है इन टर्म्स ऑफ शॉर्ट क्वेश्चन या MCQ। एक होते हैं क्यूमुलेटिव और एक होते हैं नॉन क्यूमुलेटिव। वर्ड है क्यूमुलेटिव, इसका मतलब क्या होता है, क्यूमुलेट यानी कि जमा होना, ऐड ऑन होना। अगर प्रेफर्ड स्टॉक्स क्यूमुलेटिव नेचर के हैं तो इसका मतलब ये है कि अगर कंपनी किसी साल डिविडेंड इशू नहीं कर पाई, प्रॉफिट ही नहीं हुआ या कम हुआ कि डिविडेंड नहीं दे सकते, तो अगर डिविडेंड नहीं दिया तो वो डिविडेंड क्यूमुलेट हो रहा होगा, ठीक है। जिस साल कंपनी डिविडेंड अनाउंस करेगी उस साल उनको प्रीवियस ईयर्स का भी डिविडेंड मिलेगा। एग्जाम्पल रीड करती हैं पर ही, जैसे 1, 2, 3, 4 एंड 5, ठीक। अब पहले साल कंपनी के पास प्रॉफिट नहीं हुआ, तो प्रॉफिट नहीं है तो डिविडेंड पे ही नहीं कर सकते एज अ रूल। सेकेंड ईयर अगेन प्रॉफिट नहीं है, डिविडेंड पे ऑफ नहीं कर सकते। थर्ड ईयर अगेन प्रॉफिट नहीं है, डिविडेंड पे ऑफ नहीं कर सकते। फोर्थ ईयर क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। अब कंपनी फोर्थ ईयर में इस पोजीशन में है कि वो डिविडेंड पे कर सकें। जब वो डिविडेंड पे कर सकते हैं इस साल में आके, तो वो सिर्फ फोर्थ ईयर का पे नहीं करेंगे, वो पुराने सालों का डिविडेंड भी पे ऑफ कर रहे होंगे अगर वो क्यूमुलेटिव नेचर का है कि ऐड ऑन जमा हो रहा है। अगर पे नहीं भी हो रहा तो वो एक्रूड हो रहा है, वो ऐड ऑन हो रहा है। जिस साल डिविडेंड अनाउंस होगा उस साल ना सिर्फ उसी साल का बल्कि पुराने सालों का डिविडेंड भी पे किया जाएगा। अब आती हूँ नॉन क्यूमुलेटिव, कि क्यूमुलेट नहीं हो रहा, ऐड नहीं हो रहा। अगेन नई स्टोरी है, फर्स्ट ईयर है प्रॉफिट नहीं हुआ, डिविडेंड नहीं है। सेकेंड ईयर है प्रॉफिट नहीं हुआ, डिविडेंड नहीं है। थर्ड ईयर है प्रॉफिट नहीं हुआ, डिविडेंड नहीं है। फोर्थ ईयर में आके प्रॉफिट हो गया, अब डिविडेंड है। तो अगर ये नॉन क्यूमुलेटिव नेचर के होंगे तो डिविडेंड सिर्फ फोर्थ ईयर का होगा। ये जिस साल का है दे दो, जिस साल का नहीं है उस साल का क्यूमुलेट या ऐड नहीं होगा, ठीक है। तो क्यूमुलेटिव की ज़्यादा इंपॉर्टेंस इस सेंस में है कि अगर कंपनी डिविडेंड नहीं भी दे रही है तो उस साल का डिविडेंड उनके लिए एक्रू हो रहा है, और जिस साल कंपनी अनाउंस करेगी उस साल कंपनी पुराने सालों के डिविडेंड को भी दे देगी। अब एक और फीचर होता है इसके अंदर से हम बोलते हैं कॉल फीचर, कॉलेबल प्रेफर्ड स्टॉक्स। हम जानते हैं कि जी कॉल फीचर हमने डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी बॉन्ड से केस में। कॉल फीचर क्या होता है कि इशूइंग अथॉरिटी वापस ले ले, ठीक है, बॉन्ड्स को बिफोर द एक्सपायरी ऑफ बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द सर्टेन टाइम पीरियड बॉन्ड्स को कॉल बैक कर लें कंपनी या कॉरपोरेशन। तो अगर वो प्रेफर्ड स्टॉक्स कॉलेबल हैं तो क्या होगा कि अब कंपनी प्रेफर्ड स्टॉक में लाइफ नहीं होती, बॉन्ड्स में तो लाइफ होती है ना 30 ईयर 20 ईयर्स। प्रेफर्ड स्टॉक्स चूँकि ओनरशिप का पार्ट बनते हैं तो यहाँ पे कोई लाइफ नहीं है, यानी कि ये जब तक कंपनी है तब तक ये चलते रहेंगे। बट इफ़ द कंपनी वांट्स टू एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑफ कॉल, तो क्या होगा यहाँ पर कि एक ख़ास सर्टेन टाइम पीरियड जो कि असाइंड होगा कि मतलब इतने सालों के बाद अगर कंपनी चाहे तो उन्हें कॉल बैक कर सकती है। इसका एडवांटेज क्या होगा कंपनी को, क्योंकि कंपनी को यहाँ पर फिक्स्ड पेमेंट ऑफ डिविडेंड देनी पड़ती है, तो कंपनी टू गेट रिड ऑफ दैट फिक्स्ड पेमेंट अपने प्रेफर्ड स्टॉक्स को रिडीम कर सकती है, वापस ले सकती है, ठीक। अब इसमें फ़ायदा क्या होगा स्टॉक होल्डर्स का, अगर प्रेफर्ड स्टॉक्स कॉलेबल होंगे तो फिर कॉल ऑप्शन इस्तेमाल कब होगी, किस तरह से होगी। ज़ाहिर बात है फिर उसकी प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा होगी उसकी पार वैल्यू से, ताकि जो प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर उसका नुकसान ना हो, राइट। इसके अलावा इसमें एक ऑप्शन और आ रही है, इसमें बोलते हैं कन्वर्जन फीचर। नाम से आइडिया हो रहा है, कन्वर्ट करना। किस में कन्वर्ट हो गए, कॉमन स्टॉक्स में। अगर प्रेफर्ड स्टॉक्स कन्वर्टेबल हुए तो ये ईजीली कन्वर्टेबल होंगे इनटू कॉमन स्टॉक, बट अगेन आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ सर्टेन टाइम पीरियड। ये नहीं आपने आज खरीदे कल आप कन्वर्ट करवा लेंगे, आपको उन्हें कुछ साल अपने पास रखना पड़ेगा, और जब आप कुछ साल अपने पास रख लेंगे तो ही आप उन्हें कन्वर्ट करवा सकेंगे इनटू कॉमन स्टॉक्स, ठीक है। अच्छा, एक बात मैं और ऐड कर दूँ कि जो प्रेफर्ड स्टॉक्स हैं कंपनीज़ के अंदर बहुत कम होते हैं। पढ़ तो हमने ली है ना क्या ये,
लेकिन अगर मैं पूरा इक्विटी की बात करूँ तो इक्विटी का सिर्फ 5% तक या मैक्स 10% प्रेफर्ड स्टॉक्स होते हैं और बाकी 95% कॉमन स्टॉक इक्विटी होती है। इसका मतलब ये है कि कंपनीज आर नॉट रिलाइंग ऑन प्रेफर्ड स्टॉक्स। हिस्सा ज़रूर बनते हैं, बल्कि जनरली यू विल नॉट विटनेस प्रेफर्ड स्टॉक्स इन पाकिस्तानी कंपनीज़। बहुत कम होते हैं, अगर हैं तो बहुत कम है, अदरवाइज़ नहीं है। तो ये कंपनीज़ ज़्यादातर फंड्स इकट्ठे करती हैं फ्रॉम द कॉमन स्टॉक इक्विटी, राइट। अब आती हूँ इशूइंग ऑफ कॉमन स्टॉक। क्योंकि हमारा ज़्यादातर कंसर्न ही कॉमन स्टॉक से होता है, तो कॉमन स्टॉक इशुएंस कैसे होती है? कंपनी बनती है, कंपनी बनने के बाद एक डॉक्यूमेंट को इशू करती है, इसे बोलते हैं प्रॉस्पेक्टस। प्रॉस्पेक्टस क्या होता है? जैसे आप कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो आपको क्या दिया जाता है पहले? प्रॉस्पेक्टस, कि आप उसे रिव्यू कर लो। उसमें कॉलेज के बारे में डिटेल्स होती हैं, या एक यूनिफॉर्म होगा, कॉलेज के रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, फ़ीस स्ट्रक्चर मेंशन होगा, प्रोग्राम की डिटेल्स मेंशन होंगी, कॉलेज के डिसिप्लिन रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, कॉलेज में क्या क्या कुछ मौजूद है, इन ऑल दैट। यानी कि एक बेसिक रिव्यू मिल जाता है आपको कॉलेज के बारे में व्हेन यू बाय एंड रिव्यू द प्रॉस्पेक्टस। सिमिलरली प्रॉस्पेक्टस ऑफ द जॉइंट स्टॉक कंपनी इज़ सम हाउ सिमिलर टू योर प्रॉस्पेक्टस, कि वो हमें एक ब्रीफ आइडिया देती है कंपनी क्या है, किस बारे में है, और कितना इनका स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है, इनके डायरेक्टर्स कौन होंगे, या इनके प्रमोटर्स कौन हैं, या इनकी लोकेशन, या इनका स्ट्रक्चर, या इनकी प्रोडक्शन, एवरीथिंग। तो अब अगर एक शेयर होल्डर को उसमें इंटरेस्ट होगा तो दे कैन बाय द शेयर। कैसे? जैसे अब अगर आपने फॉर इंस्टेंस कॉलेज में अगर एडमिशन लेना है तो आप अप्लाई करते हो, ऐसे ही है ना। हमने आपको कहा आप आएँ, आप अप्लाई करोगे, देन अगर आप उस क्राइटेरिया पे फॉल करोगे तो फिर आपका इस मेरिट लिस्ट पे नाम आ जाएगा। अगर आपके नंबर कम होंगे तो मेरिट लिस्ट में नाम ही नहीं आएगा। अब अगर मेरिट लिस्ट में नाम आएगा तो फिर आप अप्लाई करेंगे, आप वापस दोबारा कॉलेज में आएंगे, आपको फ़ी चलान दिया जाएगा, एंड देन यू विल सबमिट द फ़ी, और फिर फ़ीस जमा करवाने के बाद आप लोग कॉलेज के एनरोल्ड स्टूडेंट बन जाएंगे। अब यहाँ पर भी यही सिमिलर यही होता है। प्रॉस्पेक्टस इशू हो गई, बहुत सारे इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट नहीं करेंगे, मतलब वो इंटरेस्ट शो करेंगे और अप्लाई कर देंगे, ठीक है। अप्लाई करने का तरीका ये होता है कि वो पहले ही एडवांस में उतने पैसे जमा करवा देते हैं जितने के उन्होंने स्टॉक्स बाय करने होते हैं। बाय करने के अब कंपनी ने उन इन्वेस्टर्स को स्क्रूटनाइज़ करना होता है, उनके कैरेक्टर को स्टडी करना होता है कि डिफ़ॉल्ट तो करने हिस्ट्री तो नहीं है, या प्रीवियस हिस्ट्री कैसी थी, मतलब एक गुड अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए बिटवीन इन्वेस्टर एंड कंपनी। तो जो भी रेपुटेबल इन्वेस्टर्स होंगे उनको सेलेक्ट कर लिया जाएगा और फिर उनकी लिस्ट सामने आ जाएगी। अब जो लिस्ट सामने आएगी दे विल बी द स्टॉक होल्डर्स ऑफ द कंपनी, और जो लोग सिलेक्ट नहीं हो पाएंगे उनको उनके पैसे वापस कर दिए जाएंगे, ठीक। तो इसी तरीके से जैसे हम कॉलेज में पढ़ते हैं, ऐसे ही कंपनी में भी स्टॉक्स इशू होते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रॉस्पेक्टस। अब जब कंपनी बनती है ना तो जनरली ज़्यादातर लोग तो जानते नहीं होते, तो फिर आपको बड़ा मसला होता है कि जी बहुत सारे इन्वेस्टर्स नहीं आते बहुत स्टार्ट में। तो उसके लिए पैसा कहाँ से है, कैपिटल कहाँ से है? देयर आर ऑप्शंस। एक को हम बोलते हैं वेंचर कैपिटल। वेंचर कैपिटल क्या होता है कि कंपनी बनने के फौरी बाद जो भी कह लो कि प्राइवेट अपीयरेंसेस हैं, प्राइवेट बिजनेसेस हैं, वो कंपनी में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, जिनको कंपनी पे ट्रस्ट है, जिनको लग रहा है कि हाँ जी कंपनी अच्छा काम कर लेगी, उसे वो जो इन्वेस्टमेंट है उसे हम कह रहे हैं वेंचर कैपिटल, ठीक है। अब ये वेंचर कैपिटल में जो इन्वेस्ट करता है वो उसे हम बोलते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट। अगेन प्राइवेट अपीयरेंसेस हैं, प्राइवेट फिगर्स हैं, प्राइवेट बिजनेसेस हैं, प्राइवेट बॉडीज़ हैं, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक। अब वेंचर कैपिटलिस्ट साथ एक टर्म लिखी हुई है उसने, एंजल कैपिटलिस्ट। अब एंजल कैपिटलिस्ट कौन है? जो बिजनेसेस नहीं है, wealthy individual investors who do not operate as a business but invest in promising early stage companies in exchange for a portion of the firm's equity। बहुत अमीर लोग हैं, कोई अपना कारोबार तो नहीं चल रहा लेकिन वैसे ही इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं कंपनी के अंदर कि हम इक्विटी का पार्ट बन जाएंगे, हम ओनर बन जाएंगे बस। अगर बिज़नेस इन्वेस्टर्स हम बोलते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट, और अगर बिज़नेस के अलावा कोई इंडिविजुअल अपनी पर्सनल कैपेसिटी में इन्वेस्ट करता है हम बोलेंगे एंजल कैपिटलिस्ट, ठीक हो गया। लेकिन वेंचर कैपिटल वही है कि जो स्टार्ट में कैपिटल रेज करने के लिए फर्म्स पैसे इकट्ठे करती है थ्रू प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से प्राइवेट पार्टिसिपेशन, तो उसे हम नाम देते हैं वेंचर कैपिटल का।
राइट। अच्छा जी, यहाँ उसने टर्म मेंशन की हुई है गोइंग पब्लिक, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हुई हूँ। रिगार्डिंग इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, कंपनी पहले इनवाइट करती है, फिर वो प्रॉस्पेक्टस को इशू करती हैं और सारा काम उस तरीके से हो रहा होता है। ठीक हो गया। अब ये है कि इसको आप लोगों ने रिव्यू कर लेना है और उसके बाद इसमें कुछ और कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि मैं आपको नेक्स्ट लेसन में शेयर करूँगी इंशाल्लाह।